जब भी किसी वेडिंग को आप लोग शूट करें ना, तो उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो पूरी दिल से होनी चाहिए। मतलब उसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह मत करो उसको। उसको एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ में करना चाहिए। और अगर आपने एक बार हायर कर लिया, तो फिर उसके ऊपर ना फुल्ली ट्रस्ट करो। कई बार होता है क्या है ना कि आदमी हायर तो कर लेता है फ़ोटोग्राफ़र्स को, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। फिर उसको वो बाउंडेशन लगाता है, नहीं ये बिल्कुल, मेरे को नहीं चाहिए, ये आपको आपको नहीं पता है, आप ऐसे बिल्कुल सही करो, बात है। वैसे करो, है ना? तो अगर आपने जितनी रिसर्च करनी पहले कर लो, लेकिन अगर आपने एक बार जब हायर कर लिया, तो फिर उस बंदे के ऊपर ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पूरा। तो वो अपना 100% दे पाएगा आपको। मुझको ऐसा लगता है ना कि क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा अवेयर है आपकी फ़ील्ड को लेकर के, तो उसके साथ जो काम करने का जो मज़ा है ना, वो दोगुनी है। वहाँ पे लिटरली हमारे जो सिनेमेटोग्राफ़र थे, हमारे सचिन भाई, हमारे सचिन भाई के आँख में आँसू गिर रहे थे। हमने कहा अबे! इवेंट वाले भाई लोग, आप लोगों से बस भाई यही है कि फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ में मीटिंग ज़रूर करो। और उससे फ़ायदा देखो, क्लाइंट का भी काम अच्छा निकलेगा। और जब आप ही की डेकोरेशन एक स्टोरी फॉर्म में जब दिखेगी ना, तो 4 आदमी आप ही के काम को पूछेगा कि यार ये मंडप किसने बनाया था? यार इस तरीके से फेरे होकर के आए। तो मेरा पर्सनली आप लोगों से है कि भाई फ़ोटोग्राफ़र्स को लूप में ज़रूर रखो, अगर आपको काम बहुत अच्छा करवाना है। सुना आप लोगों ने? ज़रूरी है। ध्यान रखो इस चीज़ को भैया। रील्स और वीडियो तो सब बनाते हैं, पर एक इमोशन को कैप्चर करना और उसे एक स्टोरी में पिरोना अपने आप में एक कला है। आज हम उन आँखों से बात करेंगे जो वेडिंग को सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करते, उन्हें फ़ील करवाते हैं। सो वेलकम टू TNT अनफ़िल्टर। मैं मनी तमंग आज आपके सामने वो शख्सियत आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो वेडिंग फिल्म मेकिंग में एक अलग ही स्थान रखते हैं। साथ ही 200 से भी ज़्यादा इन्होंने वेडिंग प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड करे हैं एंड ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस दैट इज़ द मोशन टेल्स। तो वेलकम गुंजन भैया। हेलो। तो कैसा लग रहा है गुंजन भैया? काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ आज, काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ सीज़न चल रहा है ना। ऑफ सीजन चल रहा है, सही अ, बात है। आज हम आपसे काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों में आपके बारे में जानेंगे कि आप किस तरीके से एक वेडिंग फिल्म मेकिंग जो एक प्रोसेस होता है किस तरीके से बनाते हैं, आप क्या डायरेक्शन रखते हैं, साथ ही साथ एडिटिंग के क्या प्रोसेस रहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में आप किस तरीके से चीज़ें को लेके आते हैं। तो आप सबके लिए रेडी हैं आज? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कि जो आपकी ये जर्नी थी, लाइक वेडिंग शूट करने की, वेडिंग फिल्म मेकिंग की जो ये आपकी जर्नी रही है, तो इसकी शुरुआत करते हैं कि ये लाइन मतलब वेडिंग ही क्यों? और मतलब बहुत सारे अब चीज़ों भी हैं, आप जा सकते हैं, तो आपने वेडिंग ही क्यों चूज़ करी आपने? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी, मेरे को वेडिंग के फील्ड में आए हुए आई थिंक 6 टू 7 इयर्स हो रहे हैं। और जर्नी तो मेरी स्टार्ट हुई थी 2004 में। और कमर्शियल फिल्म्स वगैरह जो बनती थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती थी, न्यूज़ चैनल्स में जो मोशन ग्राफिक्स का जो वर्क होता था, तो ये सारी चीज़ों से मतलब स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने। और बेसिकली ये सारी चीज़ें, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, कानपुर से हाँ। आप? और कानपुर शहर में एक बहुत ही प्यारी जगह है, पनकी पावर हाउस बोलते हैं उसको, उस अच्छा, जगह को जहाँ पे मतलब मेरा बॉर्न हुआ था। ओके। और उस समय से ही काफ़ी टाइम से ना, मतलब मेरे को लगता था कि यार मेरे को ना कुछ अलग करना है। और इंटरेस्ट भी था। पढ़ाई लिखाई में तो आपको पता ही है, क्रिएटिव लोगों का मन थोड़ा कम लगता ये है। तो आपने वो खतरनाक बोल और दिया। उस समय का जो माहौल था, मतलब आसपास जो मेरे लोग रहते थे, तो जी, किस्मत अच्छी थी मतलब हमारी। और जो काफ़ी अच्छे लोगों के साथ में जुड़ते चले गए। और इस लंबी जर्नी में कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जो कि मुझे काफ़ी उन्होंने इंस्पायर किया इस फील्ड को लेकर के। अच्छा। हाँ, तो कहीं न कहीं उन लोगों का भी रोल है मेरी लाइफ में, मेरे को यहाँ तक करने के लिए।
तो जर्नी की शुरुआत जो हुई थी वो 2004 से हुई थी। 2004 से मतलब ये स्टार्ट हुआ है पूरा। हाँ, मतलब वेडिंग तो नहीं, बट इस फील्ड में मेरे को आए हुए 2004 हुआ। अच्छा। ये जो अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें मेरे को 2004 से मतलब प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को लेकर के। ओके। अभी बीच में बस ये था कि 2007 के आसपास मैं दिल्ली चला गया था थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग करने के लिए। ओह वाह। तो उस समय 2007 के आसपास एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो था वो कमर्शियल ऐड को लेकर के ज़्यादा था। तो उस समय कमर्शियल ऐड को लेके हाँ, मतलब तो ये मतलब कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा जर्नी कैसे स्विच हुई है वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। जी। अब मेरे को जब मैं निकला था कानपुर से तो मुझे लगता था कि यार मुझे टीवी कमर्शियल में थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ें करनी है। उस समय 3ds मैक्स और माया वगैरह के सॉफ्टवेयर्स होते थे जो अब टीवी चैनल्स पे मैं ऐड वगैरह देखता था, जैसे हेड एंड शोल्डर्स के जो 3D ऐड होते थे, जो हेयर्स में शाइनिंग आ रही है, तो मैं उस सारी चीज़ें देख करके काफ़ी फैसिनेट होता था। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मेरे को सीखना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया वहाँ पे, और दिल्ली में मैंने 1.5 साल के समथिंग सीखा। मतलब वहाँ पे एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट था मैक करके। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने वही 12-13 महीने मैंने सीखा। हालांकि 18 महीने का कोर्स था, बट 12 ही महीने मैंने कोर्स किया था। बट वहाँ पे उन लोगों को मतलब मेरा जो सीखने का जो तरीका था या जिस तरीके से मैं उनके प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था उस टाइम पे भी, तो उससे खुश होकर के मतलब एज ए फैकल्टी मतलब मुझे वहाँ पर रख लिया गया था। जिस इंस्टीट्यूट में मैं सीखता था वहाँ पे मैं सिखाने भी लग गया था। ओह वाह। और वो जगह थी दिल्ली साउथ एक्स की। अच्छा। ओके। तो बस जर्नी वहाँ पे फिर टीचिंग की स्टार्ट हुई। तो एज ए VFX फैकल्टी के तौर पे मैंने 4 साल काम किया है वहाँ पे। अच्छा। और ये जो दौर था ये था 2007 से लेकर के 2009 तक का। 9। ओके। और एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था मैक का ही कॉम्पिटिटर था वो, फ्रेम बॉक्स करके इंस्टीट्यूट था, फ्रेम बॉक्स एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट। ओके। तो उसकी भी ब्रांच में मैंने वर्क किया। और 2009 के एंड तक में मैं लखनऊ चला आया। मतलब लखनऊ में एक सेंटर था फ्रेम बॉक्स का, तो यहाँ के जो डायरेक्टर थे तो वो मेरी वर्कशॉप वगैरह से काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उन्होंने फिर मेरे को कहा कि यार आप मेरी ब्रांच को संभालो मतलब आकर के। तो फिर मैंने वहाँ पे 2009 से लेकर के 2012-13 तक मैंने यहाँ पे जॉब करी एज ए VFX फैकल्टी। तो शुरुआत मतलब था इस फील्ड में थोड़ा सा कुछ अलग करने का, बट पढ़ाने को लेकर के ना बस ज़्यादा इंटरेस्ट लगा नहीं, क्योंकि कमर्शियल काम मैं पहले भी करता था। तो ये जो कीड़ा होता ना कमर्शियल काम करने का, वो मर नहीं रहा था। पढ़ाने में ना वो मज़ा नहीं आ रही थी मेरे को। परफॉर्मर हो बेसिकली। हाँ, तो वो तो यार जाओ वही 8 घंटे की जॉब, बच्चों को बस पढ़ाओ, है ना, उनको वही चीज़ कराओ। तो हमेशा से मतलब कुछ क्रेज़ी करना था, तो मुझे ना काफ़ी इरिटेट करती थी मतलब वो जॉब। फिर मैंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, जिसका नाम मैंने GV विज़न रखा था। GV विज़न। अच्छा। हाँ। कब स्टार्ट किया था ये मैंने स्टार्ट किया था 2013 के आसपास। 13 के आसपास। हाँ। तो उस समय में जो रियल एस्टेट की कॉरपोरेट मूवीज़ बनती थी, जैसे वॉक थ्रूज वगैरह बनते थे, तो वो मैंने बनाना स्टार्ट किया। और उसमें भी हालांकि बहुत कॉम्पिटिटर थे मेरे मार्केट में, और मुझे कुछ हमेशा से नया करने की चुल रहती थी। तो मैंने कहीं ना जब भी मैंने कोई भी काम किया है तो मैंने ना एक बोलते ना एक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करता हूँ मतलब उस फील्ड में, तो लोगों से हट के करने की कोशिश करता हूँ। ये तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने उस फील्ड में भी रिवोल्यूशनरी वर्क किया काफ़ी। तो उस समय जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो एक मतलब कहते हैं ना कि एक कुछ नया नहीं कर रहे थे, मतलब वो बस पैसे बना रहे थे और वो एक ही पैटर्न पे काम कर रहे थे। बट मैंने उनकी 15 से 16 साल की जो लेगेसी थी मतलब मैंने उसको तोड़ा, और मैंने कुछ नई चीज़ लेकर के आया मैं मार्केट में। और लोग जो वॉक थ्रू से पैसा बनाते थे वहाँ पे मैंने एक कमर्शियल एड फिल्म्स को इंट्रोड्यूस किया। मतलब 3D में मैंने एक लाइव एक्शन चीज़ों को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया, जिसमें हम लोग जो छोटे बिल्डर हुआ करते थे जो प्लॉट वगैरह सेल करते थे, तो मैं उनकी कॉर्पोरेट मूवीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया। और उस समय काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था। मतलब 3 to 4 मिनट की जो हम लोग मूवी बनाते थे उसमें
एक वॉक थ्रू को कंप्लीट करने में हम लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए मिलते थे, ओह वाह। एक प्रोजेक्ट के 2.5 लाख रुपए और वो आई थिंक 20 दिन लगते थे उसको डिलीवर करने के लिए। वाह। तो वो एक रिवोल्यूशनरी वर्क हम लोगों ने किया था। बट ये इधर आपका क्वेश्चन ये था कि आप वेडिंग फील्ड में कैसे आए, जी। मतलब ये सारी चीज़ें थी। हाँ, तो होता है क्या था कि ना, जब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जब मैं कानपुर में था, तो एक भैया थे हमारे, मतलब मोहल्ले में ही रहते हैं जैसे, अच्छा। तो संतोष सिन्हा नाम था उनका। तो वो चैनल वगैरह में और ये मूवीज़ वगैरह में काम किया करते थे, एडिटिंग का वो काम करते थे। अच्छा। तो जब मैंने उनको इस तरीके से वर्क करते हुए देखा, टाइम लाइन पे किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, और यार ये तो म्यूज़िक के साथ में काम हो रहा है, ये तो ऑडियो मतलब ये वीडियो शूट के साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा फैसिनेट करता था मतलब वो सारी चीज़ें। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे सीखा, तो उस समय से ही मुझे ना थोड़ा सा इंटरेस्ट था मतलब इन सब चीज़ों पे। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो शादी के काम को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। मतलब अगर कोई अगर उस ये टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मतलब वो शादी में मतलब ना, जैसे कोई शादी शूट करता है तो उसको कोई अच्छे नज़रिए से नहीं नहीं देखता देखता था, था, और बिल्कुल। ना ही मतलब इसमें इतने पैसे थे। बिल्कुल। ये सडनली जो चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब ये मान के चलिए कि ये कोविड के बाद से 2020, हालांकि 2020 के पहले भी हम कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरी जो थिंकिंग है कि इस फील्ड को एक नया जो रूप मिला, जितने भी ना हमारे एनिमेशन फील्ड और फिल्म मेकिंग के जो बंदे थे, 2000 मान के चलिए 2004 या 5-6 के आसपास, जो अपनी एनिमेशन वाली बंदों की जो लॉबी थी, जो फिल्म मेकिंग का काम करते थे, वो वेडिंग की तरफ इतना फैशनेट नहीं होते थे। तो उस समय तक तो शादी में इतनी क्रिएटिविटी नहीं आई थी, मतलब जो चीज़ें थी। बट उसके बाद से जब एनिमेशन वाले बंदे इस फील्ड में आए, फिल्म मेकिंग वाले बंदे, उन्होंने जब इसमें कदम रखा, तो इसकी पूरी रूपरेखा ही चेंज कर दी उन्होंने। ये खतरनाक ये वाली चीज़ थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो टियर 1 सिटीज़ के जो फिल्म मेकर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जी। आज के टाइम पे, जैसे विशाल पंजाबी जी का जो द वेडिंग फिल्मर है, और हाउस ऑन द क्लाउड है सिद्धार्थ जी का। जी। एक्चुअली में ना, ये लोग वेडिंग फिल्म को एक नया नज़रिया अगर किसी ने दिया है ना, तो ये इन लोगों ने दिया है। और मतलब आप अपने इस वेडिंग के काम को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप इसको एक स्टोरी में पिरो सकते हो, एक इंस्पिरेशन का काम किया मतलब इन लोगों ने। और मैं तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी कला को इस वेडिंग के फील्ड में लेकर के आए, और कई लोगों के लिए ना उन्होंने मतलब एक नई फील्ड के रूप में मतलब रास्ते खोले, मतलब इस चीज़ को लेकर। वरना इससे पहले मतलब शादियों को ना, में काम करने वालों को कोई इज्जत की नज़र से नहीं देखता था, मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता था उनको बिल्कुल भी। सही बात है, बिल्कुल। जब से ये फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व हुई है वेडिंग के अंदर ना, तब से इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई है। और मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि जब से फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व हुई है, तो आप बोलेंगे कि यार वेडिंग की वीडियो तो पहले भी बनती थी, है ना, और अब फिल्म मेकिंग क्या है? फिल्म मेकिंग क्या है? देखिए नॉर्मली है क्या कि जब से वेडिंग के में वीडियोग्राफी लोग करवाते हैं, तो एक तो वेडिंग फोटोग्राफी होता है, और दूसरी होती है वीडियो। तो अभी तक जो लोग भी शादियों में वीडियो बना रहे थे ना, वो वेडिंग का वीडियो बना करके दे रहे थे कस्टमर को। तो एक तो हो गई वेडिंग फोटोग्राफी, और एक हो गई वेडिंग का वीडियो। लेकिन अब ना वेडिंग का वीडियो नहीं बनता है, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। वेडिंग वीडियो एक अलग चीज़ हो गई, जो आप नॉर्मली आप शादी की वीडियो आप देखते हो, और वेडिंग फिल्म एक अलग चीज़ हो गई। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब आज भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये भी वेडिंग की वीडियो ही तो है ये जी। लेकिन इधर ना, जब भी मैं अपने काम को कभी भी मैंने डिस्प्ले किया, मतलब किसी भी क्लाइंट्स के आगे, तो मैंने एक चीज़ गौर करी है कि वो लोग एक चीज़ बोलते हैं कि आपकी जब मैं वीडियो को देख रहा हूँ, तो एक अलग तरीके का फील है इसमें, एक अलग तरीके की एक स्टोरी टेलिंग है, जो कि कई लोगों के काम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है?
तभी मैं उनको ये चीज़ बता पाता हूँ कि ये जो आप वेडिंग का जो ये फिल्म देख रहे हो, ये वेडिंग वीडियो नहीं है, ये वेडिंग की फिल्म है। और वेडिंग की जहाँ पे फिल्म शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे फिर कई चीज़ें होती हैं। जैसे वेडिंग फिल्म होगी तो उसका स्टोरी बोर्ड भी होगा, प्री प्रोडक्शन भी होगा, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी होगा, और फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी होगा जिसमें कलर ग्रेडिंग और इन ऑल सारी चीज़ें आती हैं। एक अच्छा एडिटर होगा, एक अच्छा डायरेक्टर होगा। काफ़ी बड़ी टीम। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती है किसी प्रोजेक्ट में तब जा कर के वेडिंग फिल्म बनती है, और इस वजह से थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये वेडिंग में। हम वैसे टॉपिक से थोड़ा वो चले गए, बट आप का जो ये मेन था वेडिंग में जो कदम जो आया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, एक्चुअली मैं वेडिंग की फील्ड में मैं आया 2018 के आसपास, 2017-18 के आसपास का था। और उस टाइम पे ना ये शुरू हो ही रहा था, शुरुआत हुआ था। हो ही रहा एक्चुअली में क्या था, जब हम लोग कमर्शियल काम करते थे ना तो बड़ी उसमें क्लाइंट पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, तो मुझे मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, नवीन नाम है उसका। अच्छा। और उसने बोला कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसमें क्लाइंट हम लोग के पास खुद आए, हम लोगों को जाना ना पड़े। कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करिए। तो मुझे उसकी बात काफ़ी मतलब मुझे ना काफ़ी उसकी बात अच्छी लगी। और जो नवीन भाई ने जो चीज़ बोली फिर मैंने उस पर वर्क करना चालू किया था। मेरे दिमाग में आया कि यार वेडिंग का काम एक ऐसा काम है कि अगर हम लोग किसी को अगर अच्छा काम डिलीवर करते हैं करके, तो इसमें आदमी खुद बुलाता है काम करने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इस काम को हम लोग बहुत अच्छे से कर इसलिए गए क्योंकि अपना फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड था और बेस बहुत स्ट्रांग था हम लोगों का जी। बट इसको करने के लिए ना बस ये होता है कि अब जैसे वेडिंग फिल्म, जैसे मान के चलिए कोई कमर्शियल फिल्म होती है, तो कमर्शियल फिल्म में क्या होता है ना कि आपके पास स्टोरी बोर्ड होता है, अपने हिसाब से आप शूट कर सकते हो, टाइम ही टाइम होता है, रीटेक्स बहुत होते हैं। लेकिन वेडिंग का काम लोगों को देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें, क्योंकि ना उसमें रीटेक्स नहीं होते हैं, उसमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक अच्छी वेडिंग फिल्म को शूट करने की बात कर रहा हूँ, वरना नॉर्मल तो लोग कैजुअल भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए ना आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की वर्क है ये इसके लिए, क्योंकि किसी के ना छूट गया मूवमेंट तो फिर गया काम से। तो ये कुछ सारी बचा ही नहीं चीज़ें फिर तो उसके लिए ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। मैंने सोचा यार अगर मैं किसी का शादी अगर मैं करूँगा ना, और मेरे को एक्सपीरियंस तो है नहीं बिल्कुल भी, तो किसी का ना चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने दिमाग में एक चीज़ आई कि यार पहले अपने दोस्तों से शुरुआत करता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, अभी भी है, बहुत ही अच्छा इंसान है। हम लोग साथ में ही पढ़े हुए थे, और अभी वो लखनऊ में HL में ही काम कर रहा है बंदा। अच्छा। हाँ, तो संदीप नाम है उसका। तो उसकी वेडिंग के लिए मैंने उसको जा कर के बोला कि भाई तेरी वेडिंग है तो उसको मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। तो बोला कि यार तो पहला काम कर रहे हो मेरा, तो कोई ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा ख़राब नहीं होगा, तुमने अपनी शादी के लिए कोई बंदा हायर किया हुआ है? तो उसने बताया कि हाँ, मैंने ये भूतनाथ में कोई फोटोग्राफर्स था तो मैंने उस स्टूडियो वाले को हायर किया। मैंने कहा यार तू उस स्टूडियो वाले को हायर करा रहे, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, बट उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से करूँगा तेरा काम आकर के। तो उस टाइम पे मैंने उसकी स्टोरी बनाई, और स्टोरी बनाने के बाद में उसके वेडिंग वाले दिन मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब शूट वगैरह किया। अच्छा, तो आपने पूरा प्री प्लानिंग पूरा उसमें उसको भी आपने एक फिल्म मेकिंग की जैसे फिल्म मेकिंग की तरह मतलब मैंने उसको ट्रीट किया प्रॉपर, और मैंने उसको काम किया, और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया उसमें। और मुझे वहाँ पे एक्चुअली में ना कई चीज़ें देखनी थी कि शादी केवल एक शादी नहीं होती है, उसके अंदर कई इवेंट होते हैं, और उस इवेंट को ना लोग कैसे कैप्चर करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था। जी। तो मैंने जब देखा वहाँ पे कि स्टूडियो वाले किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क देख करके ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लोग हैं। मतलब मेरे आंखों के सामने इतना इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है और वो उसको कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, और मेरे नज़रिए से वो चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर होने के साथ साथ मैं एक एडिटर भी हूँ। समझते हैं आप। हाँ, एक एडिटर भी हूँ। मुझे टाइमलाइन दिखती है हर जगह कि मेरे टाइमलाइन पे क्या चीज़ अच्छी लगने वाली है।
तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे लगा कि यार ये तो काफ़ी बड़ा गैप है, और इस तरीके से तो मतलब काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा। कैसे लोग सेटिस्फाई करते होंगे अपने क्लाइंट को, इतना सीरियसली नहीं लेते थे मतलब उस काम को। बट मैंने उस काम को बहुत अच्छे से किया, और जब मैंने उनको आउटपुट दिया, और जो उन्होंने अपना स्टूडियो वाला बंदा हायर किया था, तो उनके काम में और हमारे काम में मतलब 100-200 गुना अंतर था। मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब क्या था, मतलब वो बहुत अच्छा फीडबैक आया उसका। हाँ। ये गुंजन भाई, ये तो हम सोचे ही नहीं थे कि यार इस तरीके से भी मेरी शादी प्रेजेंट हो सकती है। ओह। तो काफ़ी दोस्त था, काफ़ी खुश हुआ। अच्छा, उसमें क्या था ना कि दोस्त था, ऊपर से बैकअप में एक बंदा काम कर रहा था स्टूडियो वाला, तो उतना मुझे को डर नहीं लगा उसका। मुझे लगा कि हाँ चलो कुछ ख़राब हुआ तो चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उसी हिसाब से। बट कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर काम करने का कि हाँ यार काम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फिर एक और नोन में एक काम मिला, उसको भी पूरा स्टोरी बोर्ड करके काम किया। मतलब मैं शादी के काम को जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं उसको प्रॉपर स्टोरी बोर्ड करके काम करता था। अब आप लोग, कई लोग बोलते हैं शादी को कैसे स्टोरी बोर्ड कर लेते हो। बिल्कुल। यही मैं सोच रहा था। क्योंकि शादी में मतलब तो वो तो चीजें रिचुअल्स की तरह चलेंगी, तो उसमें स्टोरी बोर्ड ऐसा मतलब ऐसा स्टोरी बोर्ड क्या? का मतलब ये होता है कि देखिए, शादी तो दो लोगों की होती है, जी। बट आप उनकी काउंसलिंग करके कपल्स को आप उनकी पर्सनल स्टोरी पूछ सकते हो कि आप कैसे मिले थे, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। एक्चुअली में ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट ने बुक किया फोटोग्राफर को, और फोटोग्राफर सीधे उसी डेट में दिखता है जा करके। तो ये एक वेडिंग फिल्म का प्रोसेस नहीं हो सकता। वेडिंग फिल्म के प्रोसेस के लिए आपको, जिनकी भी शादी है ना, आपको उनसे मिलना होगा, आपको उनके थॉट्स पूछने पड़ेंगे, वो किस जॉनर को बिलोंग करते हैं, क्या उनका स्टाइल है, वो हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको। क्या बात है। तो क्या बात। वो चीज़ जब आप कोई भी चीज़ ना उसको प्रॉपर फ्रेम करके दोगे ना, तो अगर वो वीडियो, अगर वो 15 साल बाद भी देखेगा ना, तो उसको वो शादी का वीडियो नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल लगेगा कि यार ये तो पूरी फिल्म है। सही बात है। तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और प्लानिंग एक्चुअली में मेरे साथ में एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना जिस भी फील्ड में काम किया है, और उसका जो बेस होता है, मतलब कह सकते हो कि उसकी जो प्लानिंग का जो पार्ट होता है ना, वो बड़ा मैं पैशन के साथ करता हूँ। और हमेशा से ही ना मेरा प्लानिंग पार्ट हमेशा से स्ट्रांग रहा है। मतलब इनफैक्ट केवल शादी का ही काम नहीं, मतलब मैंने जितना भी अभी तक जो भी किसी भी फील्ड का भी जो भी काम किया है ना, मैं ना मतलब हर एक चीज़ को ना मैनेजमेंट के नज़रिए से देखता हूँ, अच्छा। और कई चीज़ें प्लानिंग के साथ ही करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से मतलब वो चीज़ें अच्छी हो जाती है। नहीं तो प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जिस तरह से आप बता रहे हो, आप मतलब आप बेसिकली आप कोशिश ये करते हो कि वो अपने नॉस्टैल्जिया में चला जाए पूरा उनका, वो पूरा हाँ मतलब शादी नहीं उनका वो जी। पूरा लाइफ टाइम मेमोरी बन के रहे। तो काफ़ी खतरनाक है ये तो फिर अगर देखा जाए तो। बट हमने जब मेहनत करना स्टार्ट करी ना, तो कहते हैं ना कि अगर आप पूरे दिल से किसी के लिए काम करते हो ना, तो ऊपर वाला रास्ता खोलता चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। वेडिंग मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं ना अपने सारे कीड़े मार सकता हूँ। नहीं तो सारे उस तरह आप फेंक सकते हो, सारे हथियार हाँ, डाल सकते हो आप। अच्छा। और इसमें ना मुझे मज़ा इस बात पे आता है कि यार हर बार एक नया टास्क होता है, हर बार एक नया क्लाइंट होता है, हर बार एक नई स्टोरी होती नई है, स्टोरी और होती, क्या हर बात। बार उनके फीडबैक्स भी अच्छे मिलते हैं, तो थोड़ा हिम्मत मिलती है, हाँ और वो काफ़ी तो पर्सनल सबसे काम मेन है। ही है, वो सबसे फीडबैक मेन तो है। मिलता है, वो तो लाइक सेटिस्फाइड जितना मेहनत किया, हाँ जो रात रात भर नहीं सोए हैं, मुझे लगता है शायद वही सबसे बड़ा आपके लिए वो रहेगा, पूरा मोमेंट रहता है कि हाँ, ये कह सकते हो कि मतलब अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और सामने से एक एप्रिसिएशन आ जाती है, तो फिर पावर थोड़ी सी डबल हो जाती डबल है। हो जाती है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, अगर मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो कियोस जो मतलब काफ़ी मतलब है ना, क्योंकि सब अनसर्टन है, आपको भी नहीं पता कि पहली बात तो पार्टी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या है कैसा, तो वो बहुत सारे कियोस तो शादी के टाइम, क्योंकि आपने अब पूरा आप स्टोरी बोर्ड के बना के आप चलते हो आप, तो सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वो पर्टिकुलर मोमेंट में, वो पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है शायद वहाँ ब्राइडल हम शूट कर रहे हैं या वैसा वो कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ और हो गया, वहाँ मुहूर्त निकला जा रहा है ये वो। तो ये सब चीज़ों को जब आप हैंडल करते हो, तो मतलब एक पर्टिकुलर अगर आप मतलब बोले तो वो जो प्रेशर रहता है वो, उसको आप किस तरीके से मतलब आप
मैनेज करके चलते हो आप? देखिए ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट वाली जो बात है, अ, हर शादी में इसको हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते। हालांकि हमने 200 से ज़्यादा भी वेडिंग हमने कर ली है, बट आज भी जब हम काम करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है कि अरे हमने तो इतनी शादियां कर रखी हैं, इसको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, जब भी आप काम करते हो ना, तो उसको ना अपना पहला प्रोजेक्ट मान के काम करना पड़ता है। और वो जब आप उसको अपना पहला प्रोजेक्ट मान के ही काम करोगे ना, उसकी और हर बार एक नई एनर्जी के साथ जब आप काम करते हो, तो वो जोन अलग लेवल का जोन होता है। सही बात। और आपके हिसाब से तो आपने काफ़ी काम कर लिया है, लेकिन उस क्लाइंट का जिसका भी आप काम कर रहे हो, उसकी तो पहली शादी है ना। पहली शादी। आपकी भले ज़्यादा हो, बट उसकी तो पहली शादी है। तो उसी टेम्परामेंट से वर्क करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे। और रही बात उस समय के प्रेशर को हैंडल करने की, जो आपने बात बोली, देखिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो, मैं तो बोलूँगा कि एक परफेक्ट प्लानिंग अगर आपके पास है और एक अच्छी टीम अगर आपके पास है, तो आपको प्रेशर ज़्यादा होगा नहीं। बस अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करके चलते हो, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो द मोशन टेल्स की जो टीम है ना, और जिसके साथ में जो अपनी जो ट्यूनिंग है ना, उसने कभी भी वो प्रेशर को क्रिएट होने नहीं दिया साइड पे। क्या बात है। और हर मुझे चीज़ लगता है कि वो डायरेक्शन आपका जो रहा है वो बहुत मेन मतलब रोल प्ले किया, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी आती होगी कि मतलब जहाँ पर मतलब लगता है कि भाई ये तो गया अब, तो मुझे लगता है आपका हाँ, डायरेक्शन ऐसा मतलब वो होता है, कई बार होता है। मतलब हर बार जब निकलते हैं घर से कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के ही निकलते हैं कि 100% सेटिस्फाई कर पाएँ हम लोग अपने क्लाइंट को। और प्लानिंग अच्छी होने की वजह से अच्छा होता क्या है कि जिसका भी हम लोग काम करते हैं ना, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया, तो शादी मान के चलिए 2 महीने बाद है, या 3 महीने बाद है, या 8 महीने बाद है, तो वो जो 8 महीने या 3 महीने का जो समय है ना, वो हम अपने क्लाइंट के साथ इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन रखते हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान करती हैं। और तब तक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है कपल्स के साथ में। तो जो बोलते हैं तो वो चीज़ें वो करते भी जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मतलब जिस लेवल पे हासिल होना चाहिए उस लेवल पे हासिल होता नहीं है, और कंटेंट निकल जाता है। मतलब कॉन्वर्जेशन आप एक तरीके से कह रहे हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो आपको अपने क्लाइंट के साथ में ना बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको एक फिल्म मेकिंग, अगर आप वाकई में एक वेडिंग की फिल्म बना रहे हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्या बात कस्टमर के साथ में आपका। तभी एक उनके बारे में एक कैरेक्टर समझ में आएगा वो क्या है। हाँ, तभी मतलब भाई जब तक आप किसी को प्रॉपर वे में समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे कंटेंट निकलवा ही क्या नहीं बात है, पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही बात है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा ये अगर जैसे एक वेडिंग में एक ब्राइड की एंट्री और एक ग्रूम की एंट्री को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाँ, और मैं जानता हूँ कि जब आप मतलब हम लोगों का जो मतलब जो कभी ना कभी तो ऐसा सपना तो ना नाइटमेयर तो आपको जरूर आएगा कि यार कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कभी आपको हुआ है कि लाइक अबे यार मैंने छोड़ दिया, कि ऐसा कोई नाइटमेयर आपको कभी आया है कभी लाइफ में, कभी ऐसा कुछ हुआ है? मनी भाई आपने जो मेरे से अभी ये जो क्वेश्चन पूछा ना, हाँ तो इसको सुन के ही मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए भाई, मुझे डर लगा। तो ऐसा सपना तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब मुझे सपने आए हैं। हाँ और मैंने तो सपने में कई बार ऐसा भी देखा है कि मेरी टीम का जो लीड सिनेमेटोग्राफर है वो गायब हो गया है। अरे बाप रे, ये भी सीन हुआ है। और जब मैं सवेरे उठा हूँ ना, तो मेरे को लगा कि अरे यार ये तो सपना था, ओह बच गया मैं। गॉड, बाप रे, ये तो पसीने छूट जाते हो ये सब सुन के। हाँ, मतलब ये एक बहुत बुरा नाइटमेयर हो सकता है, लेकिन किस्मत अभी तक तो मेरा साथ दे रही है और मेहनत कर रहे हैं, तो कभी ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कर लेते हैं काम टाइमली, सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत फिर अच्छे मतलब से। क्या बोलते हैं, ये कभी सच तो नहीं हुआ?
सपने में तो नहीं। एक बार एक मैं वाकया आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग की डेस्टिनेशन वेडिंग लगी थी कोलकाता में, अच्छा। और बहुत ही अच्छी फैमिली है जिनका हम लोग काम करने गए थे। उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम हम लोग करते हैं। बद्री अंकल नाम है उनका, जो हम अच्छा। लोग काफ़ी काम, हाँ मतलब वो काफ़ी काम से इम्प्रेस रहते हैं हम लोगों से, तो रिकमेंड कर देते हैं हर जगह हम लोगों को। तो उस शादी में ना क्या हुआ था कि मैं डायरेक्शन भी कर रहा था। अच्छा, मैं सेकंड सिनेमेटोग्राफी रोल में मैं था, मतलब मैं लीड सिनेमेटोग्राफर जो थे वो हमारे सचिन भाई थे, और मैं सेकंड कैमरे पे था। अच्छा। और चूँकि इमोशंस वगैरह जो कैप्चर करने होते हैं वो मैं अपने हाथ से ही निकालना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो हैंड हेल्ड मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, मैं हाथ से ही शॉट लेता हूँ। तो उस टाइम पे ना एक चीज़ ये हुई कि मेरी आदत है कि जैसे जब मैं ना वेडिंग शूट कर रहा होता हूँ तो हर इवेंट को ना मैं अलग फ्रेम रेट से शूट करता हूँ। मतलब मोस्टली कई लोग जिनको नॉलेज नहीं होती है, जब वो वेडिंग शूट करते हैं तो वो 50 FPS पे शूट करते हैं पूरी वेडिंग, या तो 100 पे कर देंगे पूरी वेडिंग। लेकिन मेरे अंदर ऐसी चीज़ है कि अगर मैं ना इवेंट की इंटेंसिटी के हिसाब से फ्रेम रेट चेंज कर देता हूँ। ओह भाई, ये तो काफी मतलब हाँ, ये हैक्टिक है एक तरीके से। ऐसा इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि वो चीज़ मैं एडिट खुद करता हूँ, तो मुझको पता है कि कहाँ पे ना क्रिस्प मूवमेंट चाहिए, कहाँ पे रियल मूवमेंट चाहिए, कहाँ पे स्लोमो चाहिए। तो अपने हिसाब से ना मैं मूवमेंट के हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं फ्रेम रेट चेंज करके काम करता हूँ। जी। तो जयमाल मतलब ब्राइडल की जो एंट्री थी, ग्रूम की एंट्री हो चुकी थी और ब्राइड की एंट्री होने वाली थी। तो ब्राइड की एंट्री भी हम लोगों ने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ब्राइडल एंड ग्रूम की एंट्री होने के बाद थोड़ा सा टाइम होता है जयमाल के बीच में, आई थिंक 5-6 मिनट का टाइम होता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब कपल पहुंच गए स्टेज पे ना, तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी ना, तो वो रिएक्शन काफ़ी अच्छे दे रही थी जो उनके फैमिली के लोग थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार मैं जब तक ये जयमाल हो रहा है तब तक मैं ना रिएक्शन ले लेता हूँ थोड़े बहुत इनके फेस के। तो मैंने क्या किया ना, सडनली मैंने 25 FPS लगा लिया, क्योंकि वो मुझे रियल टाइम पे चाहिए थे एक्सप्रेशंस। तो मैंने 25 FPS पे रिएक्शन काटे, और उसी के बाद जयमाल होना था। और जयमाल के टाइम पे क्या हुआ कि मैं फ्रेम रेट चेंज करना भूल गया। मुझे 100 FPS लगा लेना चाहिए था, बिकॉज जयमाल के टाइम पे क्या होता है कि जैसे अगर स्लो मो वगैरह पे होता है तो काफ़ी अच्छी फील के साथ चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो उस टाइम पे ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई और वो 25 FPS पे वो शूट हो गया। अब मैंने जब प्रीव्यू देखना चालू किया, क्योंकि हम लोग जब जयमाल वगैरह हो जाता है तो हम लोग की एक आदत है कि अपनी जो पूरी टीम है, जो सिनेमेटोग्राफी टीम है, वो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे आकर के और बोलेंगे कि भैया आप अपना दिखाओ, आपने क्या कैप्चर किया है, भैया आपके में क्या आया है ना। तो सब लोग अपने अपने शॉट की रिव्यू ले रहे होते हैं। तो सारे लोगों ने तो सब कुछ अच्छे से कर लिया, मेरी बारी आई दिखाने की। तो उसमें 25 FPS पे जयमाल शूट हो चुका। अरे भैया ये तो 25 FPS पे हो गया। तो कैमरा तो नहीं गिरा आपसे? ऐसा वाला मेरे दिमाग में ना कई बार कई थॉट्स आ चुके थे उस टाइम पे। एक्चुअली में ना ये अपनी टेक्निकल बातें हैं, इस चीज़ का क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। बट एज ए एडिटर मुझको लगा कि यार काश ये मैं 100 पे कर लेता तो कितना अच्छे से चीज़ें क्रिएट हो जाती। लेकिन मैं उस समय ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ नहीं, क्योंकि मुझे ना अपने टेबल वर्क पे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि होता है क्या है ना कि देखिए वेडिंग में ना क्या है ना कि आपका टेबल वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो अपना जो है ना वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है टेबल वर्क। तो मुझे लगा कि चल यार ठीक है, अभी चिल मारते हैं, टेबल पे देखेंगे इसको। और जब टेबल पे डेटा आया और मैंने उसको एडिट करना स्टार्ट किया, तो मैं तो समझता था क्या ब्लेंडर है इसमें। तो मैंने ना उसकी जो स्टोरी क्रिएट करी एडिटिंग में, और जिस तरीके का म्यूज़िक मैंने यूज़ किया वहाँ पे, उसने ना उस चीज़ की कमी खलने ही नहीं दी। और वो ऐसा लगा कि ये जानबूझ के ये काम किया गया है, और वो चीज़ इतनी अच्छी लगने लगी कि मतलब
दिल खुश हो गया ये देख तो करके। वही है कि जिसका टेबल वर्क अच्छा है वही ये चीज़ हाँ, कर सकता है ये। तो तो उसकी ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मतलब मुझको ऐसा लगता है कि जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उनको ना मतलब एडिटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एडिटिंग जानते हो ना तो फिर आप कहानी को किसी भी दिशा में घुमा सकते घुमा हो। सही बात। ये तो मतलब मान ही नहीं सकते कि भैया कि अगर टेबल वर्क आपका अच्छा नहीं है हाँ, तो चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये तो है, अगर आपके हाथ में वो पावर है तो। अच्छा, एक और चीज़ मतलब अगर मैं जानना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन आई है कि कभी मतलब अनसर्टेन कुछ भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कभी वेदर दिक्कत दे रहा है ना, वेदर साथ नहीं हो रहा, मैनेजमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, आपने लड़के जो भेजे तो वहाँ पता चल रहा है फैमिली वालों का अलग इस चीज़ चल रहा है, हम जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, मतलब जो अनसर्टेनिटी जो इश्यूज आते हैं उसको आप मतलब कैसे मैनेज वगैरह करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ पॉइंट दीजिए। मैनेजमेंट का जो इशू होता है ना वो हम लोगों को ज़्यादातर कुछ वेंडर्स की वजह से होता है। जैसे कि जब किसी के साथ प्लानिंग नहीं हुई रहती है, हाँ, क्लाइंट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट जो बिगड़ता है ना वो कई बार इवेंट वालों के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती अच्छा, है। तो आपको इवेंट वालों से भी मतलब आपको प्रॉपर एक्चुअली मैं डील करना। इधर के 2 सालों में तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी काम भी किया और काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ का ना सलूशन भी निकाला। और इधर जो हमने काम किया ना उसमें हमने ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी नहीं, क्योंकि 1.5-2 साल पहले जो हम काम करते थे ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट अभी इधर से ना मैंने इसका तोड़ निकाला और अब हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब होता क्या है ना कि जो भी अपने क्लाइंट होते हैं मैं उनसे साफ साफ बोल देता हूँ कि आपने जो भी इवेंट वाला हायर किया हुआ है उस इवेंट वाले के साथ में मेरी मीटिंग करा दो एक बार। क्योंकि नॉर्मली आज भी मैं सही बताऊँ आपको, स्पेशली अपने यूपी के जो क्लाइंट हैं, ओके। अभी अवेयरनेस की काफ़ी कमी है यहाँ के लोगों में। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वेन्यू बुक किया, शादी है किसी के यहाँ, उसके बाद में फोटोग्राफर को बुक कर दिया, इवेंट वाले को बुक कर दिया वेन्यू के बाद, और फोटोग्राफर से ना वो कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ के जो क्लाइंट होते हैं उनको लगता है कि यार मैंने शादी की डेट तो नोट करा दी है, अब वो कर देगा अपना काम आ करके। और इवेंट वाले को जो लोगों ने हायर किया होता है वेन्यू में, इवेंट वाले के साथ में मतलब प्रॉपर ग्रुप बन जाता है, उनके साथ में प्रॉपर डिस्कशन होता है कि जयमाल में क्या रहेगा, मंडप क्या रहेगा, चीज़ें क्या रहेंगी। उस पूरी कन्वर्सेशन में ना वो क्या करते हैं कि फोटोग्राफर्स को ना मतलब हटा ही देते हैं, मतलब भूल ही जाते हैं। जबकि ये इतना जो पैसा वो खर्च कर रहे होते हैं वो फोटोग्राफी के लिए ही खर्च कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उस लूप से ही फोटोग्राफर को हटा देते हैं। तो मैंने अभी पिछले 2 सालों में ना मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं जिनका भी काम करूं तो मैं पहले इवेंट वाले के साथ में मैं मीटिंग ज़रूर करता हूं। उसका बेनिफिट क्या, कई चीज़ें होती हैं मतलब उसमें। अब जैसे मान के चलिए कि इवेंट के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं और फोटोग्राफी के हिसाब से अलग होती हैं, और जब कोई इवेंट वाला ना फोटोग्राफर के साथ में कोलैब करके काम करता है तो उसका जो आउटपुट होता है ना वो पूरा नेक्स्ट लेवल होता है। अब होता है क्या है कि जैसे मान के चलिए कि जैसे आपने बताया प्रॉब्लम्स को लेकर के, यदि संगीत का फंक्शन है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे संगीत का फंक्शन स्टार्ट हुआ और इवेंट वाले ने कोई भी मीटिंग नहीं करी फोटोग्राफर्स के साथ में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जहाँ पे संगीत की परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं तो उसी परफॉर्मेंस के स्टेज के ना जस्ट सामने ही वो लोग क्या कहते हैं कपल्स के बैठने का काउच बना देते हैं बिल्कुल फ्रंट पे। अब फोटोग्राफर्स आया, उसने देखा सारी चीज़ें, अब तो सब कुछ तो सच चुका है पहले से ही। अब वो सोचो कि और सेंटर से ही पूरी परफॉर्मेंसेस पूरी फैमिली की रिकॉर्ड पूरी करनी है। रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल। अब वो सेंटर पे कपल को बैठा दिया उसने, तो अब उसमें होता क्या है कि यार कोई उठ करके क्लैपिंग भी करेगा, उसके 4 दोस्त भी आएंगे तो वो सारे के सारे कैमरे पे आएंगे। तो
वो बड़ा टफ टास्क हो जाता है हमारे लिए। फिर हम लोग हालांकि कई मल्टीपल कैमरे से काम करते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन बात होती है परफेक्शन की, काम को करने की। तो यही चीज़ जब आप अपने इवेंट वाले के साथ में, अपनी पार्टी के साथ में, क्लाइंट के साथ में जब आप बैठ कर की सारी चीज़ें डिस्कशन करते हो कि भाई किस हॉल में इनका फंक्शन होना है ना, क्या डेकोर फाइनल हो रहा है, कहाँ पे आप सिटिंग दोगे, तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले ही बता देते हो ना, तो आपका जो काम होता है जब वो आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है ना, तो वो अलग लेवल का काम दिखता है। काम में सफाई दिखती है, वर्किंग नहीं दिखती है। आपने कई लोगों के काम में देखा होगा कि हर वीडियो के फ्रेम में कोई ना कोई फोटोग्राफर दिखता हुआ दिख जाएगा आपको, बट हमारे काम में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कोई मतलब हम लोग इतने पूरे मैनेजमेंट से चलते हैं कि आपको हमारी इनफैक्ट हम जो फिल्म बना करके देते हैं अपने क्लाइंट को 20 से 25 मिनट का, उसमें आपको ना के बराबर कोई वर्किंग करने वाला बंदा दिखेगा। इतनी प्लानिंग से हम लोग काम करते हैं वाह, कि अपना जो डेटा हो ना वो बिल्कुल क्लीन जाना चाहिए क्लाइंट के पास। इसमें तो काफ़ी मतलब आपका डायरेक्शन वगैरह वो चीज़ें काफ़ी हाँ, ज़्यादा लगती डायरेक्शन भी लगता है और जो अपनी टीम होती है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग भी करनी होती है। तो सही बात, बहुत ही मतलब माइंडेड काम है और बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ करना पड़ता है ये चीज़। सही है। अभी तो मैंने रिसेंटली अभी एक वेडिंग करी। एक जो प्रॉब्लम्स और हम लोग फेस करते हैं मंडप के टाइम पे। अच्छा। अब जैसे होता है क्या है, क्लाइंट ने 70-80 लाख रुपए के इवेंट वाले के साथ में शादी कर ली, अच्छे वेन्यू पे शादी कर ली, 1 CR के करीब खर्चा कर दिया। और आपने देखा होगा इतनी महंगी महंगी शादियों में जब सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो जब मंडप की बारी आती है तो मंडप इंसान बहुत छोटा सा बना लेता है ऐसे करके। और उसमें 2-3 पंडित बैठ जाते हैं और परिवार वाले बैठ स्पेस जाते ही नहीं हैं। मिलता फिर। और जब दुल्हन का नंबर आता है फेरे लेने का, तो बेचारी वो इतना महंगा लहंगा पहनी रहती है कि वो स्मूथली फेरे नहीं ले पाती है। और वही ब्राइड जो फेरे नहीं ले पा रही है, वही ब्राइड मेरे हमको सैंपल के तौर पे 2 महीने पहले एक रील भेजे करती है कि ये देखिए ऐसा ऐसा आना चाहिए शॉट उसमें, क्योंकि वो तो सारी प्लानिंग से होता है, तो उसमें कहीं पर भी कोई क्योस होता नहीं है, आराम से मतलब चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन उस उतने क्लीन काम को कराने का प्रोसेस जो होना चाहिए वो यहाँ के लोग फॉलो नहीं करते। नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक वेडिंग करी लखनऊ में, गोल्डन ब्लॉसम में। अच्छा। तो वहाँ पर भी सेम जो पार्टी थी, कोई डिस्कशन नहीं किया हम लोग के साथ में। और जब हम लोग पहुँचे मंडप में, तो मंडप में आजकल आपने देखा होगा कि मंडप के अंदर ही वो फ्लावर लटका देते हैं लंबे लंबे। अब वो इतनी लंबी लंबी लड़ियाँ जो लटकाई थी ना, अगर कपल खड़ा होता ना तो उसका फेरे के समय चेहरा ही मास्क हो जाता, कुछ दिखता ही नहीं। सही बात है। तो हम लोगों की टीम ने मतलब खुद ही सीजर लेकर के ना सारी चीज़ें काटी वहाँ पे। अरे बाप रे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्किंग करी उसमें और अलग तरीके की चीज़ें थी। तो भाई इवेंट वाले भाई लोग, आप लोगों से बस भाई यही है कि फोटोग्राफर्स के साथ में मीटिंग ज़रूर करो, और उससे फ़ायदा देखो, क्लाइंट का भी काम अच्छा निकलेगा, और जब आप ही की डेकोरेशन एक स्टोरी फॉर्म में जब दिखेगी ना, तो 4 आदमी आप ही के काम को पूछेगा कि यार ये मंडप किसने बनाया था, यार इस तरीके से फेरे होकर के आए। तो मेरा पर्सनली आप लोगों से है कि भाई फोटोग्राफर्स को लूप में ज़रूर रखो अगर आपको काम बहुत अच्छा करवाना है तो। सही है। सुना आप लोगों ने? जरूरी है। ध्यान रखो इस चीज़ को भैया। अच्छा, एक मतलब ये तो रहा, मतलब चीज़ें टेक्निकल थी और किस तरीके से मतलब आप काम करते हो वगैरह। ये अब थोड़ा इमोशनल साइड पे चलता है ना, कि मतलब आई गेस कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप शूट करते करते, क्योंकि शादी का जो एक माहौल है वो बहुत इमोशन का मिक्सचर होता है। 2 पल में हंसती, 2 पल में रोना, 2 पल में मतलब बहुत सारे इमोशन एक साथ आते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि कई बार ऐसा शायद आपके साथ भी हो कि या हुआ होगा कि आप शूट करते आप खुद ऐसे इमोशनल हुए, तो वो हाँ, मोमेंट कैसा, मतलब ये कौन सा? काफ़ी अच्छी चीज़ आपने पूछी, और ऐसा बिल्कुल होता है और ऐसा होना भी चाहिए। मैं अपनी ना जब भी कोई मैं वेडिंग करता हूँ ना, तो मैं ना उसके वेडिंग की जो डेट होती है, मतलब जो भी हम, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई वेडिंग मिली, मैं उस पार्टी से मिला जा कर के,
और उस वेडिंग के ना हफ्ते भर पहले मैं अपनी पूरी टीम के साथ ब्रीफिंग करता हूँ सारी चीज़ें। और जो आपने बात बोली इमोशनल वाली, जब हम लोग ना कोई भी फंक्शन को शूट कर रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ शूट नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग ना वो मूवमेंट को ना एकदम लाइव जी रहे होते हैं। और जब आप ना खुद इंजॉय करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो ना आपके चेहरे पे भाव दिखते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, बट आपको कई लोग वॉच कर रहे होते हैं। और जब आप डूब करके काम करते हो ना, देखिए इवेंट जब शादी का होता है तो उसमें कई तरीके के इवेंट्स होते हैं। सपोज हल्दी का है तो खाली फन का होता है। तो अगर आप कैमरे के पीछे हो, आप शूट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको भी इंजॉय करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो माहौल इतना अच्छा होता है ना कि जब आप इंजॉय कर रहे होते हो ना, तो आपकी जो क्लाइंट होते हैं ना, तो वो भी आपको देख करके कहीं ना कहीं खुश हो रहे होते हैं कि यार टीम काफ़ी इंजॉय कर रही है, कंटेंट अच्छा निकल रहा है। तो आप भी उनके साथ ना इन्वॉल्व होकर के काम करवा रहे होते हो। तो जैसे हल्दी के मूवमेंट में काफ़ी फ़न हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। संगीत के फंक्शन में एक अलग वाइब होती है, उसमें एक अलग तरीके का रोला होता है, तो उसमें अलग तरीके के चीज़ें मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं। करने के हाँ, अभी हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी दिल्ली में। प्रतीक एंड रिद्धि करके हमारे कपल थे। और हमारी टीम तो जब वहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लिया तो हमारी टीम के बंदे भी डांस करने लगे वहाँ पे। तो बंदे एंजॉय नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप इसको एक काम की तरह लोगे कि आपको हायर किया गया, बस आप जाके काम करके अपनी सर्विस दे दो, वो चीज़ कभी भी ना आपके काम में ना मतलब एक पर्सनल टच नहीं ला पाएगी, क्रिएटिविटी में हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगा। तो आपको ना मतलब इसको जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने एक वेडिंग और करी थी, डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी हम लोगों ने आईटीसी उदयपुर मेमेंटोज में। अच्छा, हाँ, अभी हम लोग गए थे उदयपुर आईटीसी मेमेंटोज में काम करने के लिए। साक्षी एंड कृष्णा कपल का नाम था। और उसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब जो ब्राइड की जो फैमिली थी ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और विदाई का जो सीन था वहाँ पे, तो विदाई के सीन में क्या होता था कि यार कई बार आजकल ऐसा होता है ना कि कुछ ब्राइड जो होती हैं वो इमोशनल नहीं होती हैं कई बार। तो एज ए फिल्म मेकर आपको लगता है कि यार अब तो कोई रो दे तो मुझे कंटेंट मिल जाए लेकिन कई बार ब्राइड रोती ही नहीं है ना, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। बट मुझे ना जब ये प्रोजेक्ट मिला था उदयपुर वाला, तो मुझे लगा ना कि यार ये डेस्टिनेशन वेडिंग मिली है, मुझे ना यहाँ से कैसे भी करके ना हर जॉनर का कंटेंट निकाल करके लाना है यहाँ से। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ मारवाड़ी पार्टी है तो भाई एंजॉय तो बहुत करते हैं ये लोग, तो फ़न वाला सारा एलिमेंट तो मेरे को मिलेगा इसमें। बट मुझे ना एक इमोशनल साइड चाहिए था ब्राइड की तरफ से। तब मैंने फैमिली के साथ में डिस्कशन किया और मैंने ना उनके जो मॉम डैड थे ब्राइड के, जो ब्रदर थे, जो उनकी भाभी थी, उनके मैंने ना एक इमोशनल मैसेज मतलब रिकॉर्ड करवाया उनकी बेटी के लिए। अच्छा। और उनकी बेटी को ये बात पता नहीं थी। अच्छा, ये आपने करवाया? हाँ, मतलब हमने और क्लाइंट ने मिल करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें, आइडिया मतलब लेकिन आपका था? हाँ, आइडिया कह सकते हो कि हमारा भी था और जो उनकी फैमिली थी उनका भी था। दोनों को मतलब ये था कि कुछ नया करना है मतलब। तो उनकी साइड से ये हुआ कि क्या हम लोगों ने एक वेडिंग में उनकी मदर ने बोला कि गुंजन बेटा हमने एक वेडिंग में देखा था कि इस तरीके का एक ऑडियो प्ले हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली मेरे दिमाग में क्लिक करी, मैंने कहा वाह क्या बात है, इसको मैं अपने अंदाज में थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं समझ गया था कि इस चीज़ से क्या कंटेंट मिलने वाला है। और मैंने काफ़ी मतलब अपना इंटरेस्ट भी दिखाया इन सब चीज़ों में। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने उनकी पूरी फैमिली का कंटेंट लिया और उसको फिर मैंने ना एडिटिंग टेबल पे उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में एक इमोशनल टच देते हुए एक बढ़िया सा साउंड ट्रैक रेडी किया था वहाँ पे। और जब वहाँ पे विदाई का सीन, जब वो ऑडियो प्ले हुआ ना कि पापा ने कुछ बोला अपनी बेटी के लिए, भाई ने कुछ बोला अपनी बेटी के लिए, मम्मी ने कुछ बोला, तो उस समय ना मतलब वो जो म्यूज़िक जो मैंने डाली थी उसमें ना जो मुझे मूवमेंट मिल रहे थे वो बहुत क्लास के मूवमेंट थे। मतलब आप ये समझ लो कि वहाँ पे लिटरली हमारे जो सिनेमेटोग्राफर थे
मैं सचिन भाई, हाँ। और मैं सचिन भाई के आंख से आंसू गिर रहे थे। हमने कहा अबे लिटरली वो मोमेंट वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे। अच्छा, तो काफी मतलब टचिंग रहा वो। बहुत अच्छी था। तो मेरी लाइफ में ना मतलब ऐसे मेरे इधर 2 प्रोजेक्ट इधर ऐसे किए जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे। एक तो ये उदयपुर वाली जो वेडिंग हमने करी थी साक्षी एंड कृष्णा की, और एक वेडिंग अभी हम लोगों ने पिछले साल करी थी। कपल का नाम था यशस्वी एंड अमन। अच्छा। हाँ, वो उस फैमिली में भी काम करने में ना बड़ा मज़ा आया। मतलब आप ये समझ लो कि कंटेंट की ना बाढ़ थी ओह गॉड। उसमें। फुल चाहे वो मसाला। फुल मसाला था। मतलब वो ब्राइड के साइड से हो, उसकी फैमिली के साइड से हो, या ग्रूम के साइड से हो, वो थोड़ी बॉलीवुड मटेरियलिस्टिक टाइप की वेडिंग थी वो, और वो कपल भी थोड़ा सा बॉलीवुड वाले टाइप के थे। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट हम लोगों ने निकाला, और उसमें जो वेडिंग विदाई के टाइम के जो मोमेंट्स थे, जो ब्राइड का जो मंडप वगैरह जिस तरीके से हुआ था, हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस दिन बारिश हो गई थी और ब्राइड बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई थी। अच्छा। तो मंडप जिस जगह पे होना था वो बारिश की वजह से फिर वो अंदर शिफ्ट किया गया हॉल के अंदर, और हॉल के अंदर उतनी खूबसूरती थी नहीं, लेकिन खूबसूरती तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम उसको कैसे फिल्माते हैं। तो वहाँ पे जो जुगलबंदी थी हमारी और हमारे लीड सिनेमेटोग्राफर मिस्टर सचिन भाई की, हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया मतलब उसमें कि यहाँ का ना ये जो माहौल है ना, ये दिखना नहीं चाहिए, केवल इमोशंस दिखने चाहिए। इस एंगल से हम लोगों ने उस फिल्म को फिल्माया, और काफ़ी अच्छा कंटेंट निकाला। वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो वेडिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो उसका कंटेंट। उसमें इमोशंस तो मतलब बहुत भर भर के मिले हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि यार आपको जीना ही पड़ेगा, तभी आप इतना पर्सनल टच से जब आप कंटेंट निकाल के लाते हो ना, तो लगता है कि यार आपने कुछ किया है यार, सही बात है, आपको जीना ही पड़ता है आपको जीना ही पड़ता है। वो, उसके बिना तो वो निकलेगा ही नहीं है वो। अच्छा, एक और चीज़ मतलब गुंजन भाई, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप फिल्म मेकिंग आप बना रहे हो, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉट्स आते हैं वो कपल्स के ही रहते हैं, ब्राइड और ग्रूम के। उसके बिना तो मतलब कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, मतलब वही उनके सबसे इम्पोर्टेंट शॉट्स ही हैं। हाँ, तो उनको अगर आप सजेशन देना चाहेंगे तो उसमें मतलब जैसे कि उनकी जो वेडिंग के दिन उनको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, या कि उनका आउटफिट, उनका एक्सप्रेशन, या टाइम लाइन, आप क्या मतलब उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए वेडिंग जब जब उनकी वेडिंग हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, तो उससे पहले ना हम उनके साथ में एक प्लानिंग हम लोग शेयर करते हैं उनके साथ में, कि जिसमें टाइमिंग को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, प्लस जो उनके मूवमेंट हो रहे होंगे ना, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लान करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है ना कि अगर आप इसको प्रॉपर प्लान नहीं करते हो और डायरेक्ट आप शूट करना चालू कर दोगे ना, तो आपको जो कंटेंट मिलना चाहिए, जिस एक्सट्रीम लेवल पे मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगा। कई बार ना क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब वो किस तरीके का एक्सप्रेशन देंगे, क्या कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार होता है क्या है कि अगर बिना प्लानिंग के, आपने देखा होगा कि अगर कोई क्लाइंट है, अगर वो बिना प्लानिंग से जा रहा है काम करने के लिए वेडिंग वाले दिन, तो जैसे स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे जयमाल होना है मिसाल के तौर पे, और बिना प्लानिंग का कोई काम अगर हो रहा है जिसमें पायरो वगैरह भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और कि जयमाल जैसे ही होगा वैसे ही फ्लावर शावर होंगे, पायरो चल रहे होंगे, है ना। तो कई बार ना जो क्लाइंट होते हैं ना, मतलब उनकी जो उन्होंने जयमाल पहनाया और ऐसे फोटोग्राफर को देखना चालू कर दिया, या पहनाने के बाद उनका जो कंसंट्रेशन है ना वो ऑडियंस की तरफ ज़्यादा है, एक दूसरे को देख कम रहे हैं। और ये जयमाल का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक मूवमेंट होता है। अगर आप इधर उधर ज़रा सा भी देखोगे ना, तो वो जो एक्सप्रेशन हमको मिलने चाहिए ना शूट के टाइम पे, वो नहीं मिलते हैं। तो इतना बड़ा दिन होता है किसी भी ब्राइड एंड ग्रूम के लिए, तो वहाँ पे ना उनको ब्रीफिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम इस मूवमेंट को ना छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरीके से, तो उसको हम अच्छा करने के लिए ना ज़्यादा ज़्यादा प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने क्लाइंटों को हमेशा ही शादी के 2-3 दिन पहले प्रॉपर ब्रीफ करता हूँ, या मैं उनसे कोई रेफरेंसेस वीडियो शेयर करता हूँ कि भाई
जब आपका जयमाल हो रहा होगा तो वहाँ पे स्टेज पे क्या क्या चीज़ें आपने एसएफएक्स में कर रखी हैं, वो आप मेरे को बता दो कि उसमें उस दौरान आप क्या क्या मूवमेंट चेंज कर सकते हो। सपोज़ कि आपने देखा होगा कि जो पायरो वगैरह निकल रहे होते हैं वो उनकी ड्यूरेशन मान के चलिए, अगर मान लीजिए कम है, 1.5 मिनट की है या 1 मिनट की है, तो 1 मिनट में तो ब्राइड ने जैसे पहनाया और ग्रूम ने भी उनको माला पहनाया और एकदम से पैरों ख़त्म हो गए खत्म। और वो पहनाते पहनाते कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। तो जो फोटोग्राफ्स आएंगी, जो वीडियो आएंगी, वो हसल वाली आएंगी, वो फील वाली फोटोग्राफ्स नहीं आने वाली। नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप उसको एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हो कि हाँ आप लोग एक दूसरे की आंखों में देख करके ही क्या कहते हैं माला पहनाइए, कोई कुछ भी शाउट कर रहा हो उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वो मोमेंट में आप खो जाना, मतलब आप जब पहनाना तो एक दूसरे को ही देखना। अब जयमाल पहनाने के बाद की एक्टिविटी क्या होगी, आप हैंड रेस करोगे, आप नमस्ते करोगे, है ना, या आप हग करोगे। ये सारी चीज़ें पहले से प्लान हो जाती हैं कि भाई आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, बिकॉज उस टाइम पे मतलब कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और जो भी चीज़ उस समय हो रहा होगा ना वो रियल लगना चाहिए, वो फेक नहीं लगना चाहिए कि फोटोग्राफर्स ने आपसे करवाया है। जितना कैंडिड मूवमेंट होगा, चाहे वो फोटो में हो चाहे वो वीडियो में हो, वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक रियल लगेगा। लगेगा, सही बात। और कई बार तो मैंने और मैं अपने क्लाइंटों को स्पेशली बोल देता हूँ कि भाई आप मैनेजमेंट तो बिल्कुल मत करना वहाँ पे। पता चल रहा है कि क्लाइंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जिनकी ब्राइड एंड ग्रूम है, अब वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। जैसे मंडप के समय कपल बैठे हुए हैं और ग्रूम के दिमाग में चल रहा है कि यार फला वाले फूफा जी को सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब कैमरा लगा हुआ और है ना टेंशन दिख रही अब वो चेहरे टेंशन दिख रही है चेहरे पे। दोनों लोगों को आपस में बात करते रहना है, एक दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ अच्छे मूवमेंट देते रहना है, क्योंकि प्रॉपर एक कैमरा जो होता है वो उनके फेस पे लगा होता है, तो एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उनका सारा का सारा जो प्लानिंग होता है कि किस फंक्शन के दौरान आप क्या मूवमेंट, क्या माइंड सेट रहेगा आपका, ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ में प्रॉपर उनके साथ में काउंसलिंग करता हूँ, प्रॉपर उनको बताता हूँ सारी चीज़ें, तब जा करके हमको वो कंटेंट क्या कहते हैं उस दिन वहाँ पे मिल पाता है। और वो हमारी आंखों और आंखों के इशारों को समझते हैं कि हाँ गुंजन भैया को आज अब ये चीज़ चाहिए, तो वैसे ही रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। तो हमें अपने मतलब का मटेरियल काफ़ी अच्छा मिल तो जाता लगभग है। आप सारे क्लाइंट के सामने मतलब ऐसा हाँ रखते हैं। प्रॉपर करना पड़ता है। अगर देखिए है क्या ना कि यार किसी भी इंसान का ना वो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, जी बिल्कुल। और उसको ना अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ना हम किसी भी हद तक जा सकते क्या हैं। बात है यार। और आप बिना इस चीज प्लान के को हो नहीं सकता ये मतलब आप चीज़। इस चीज को एक जिम्मेदारी की तरह लेके ही चल रहे हो, हाँ स्टार्ट टू एंड पूरा। स्टार्ट टू एंड बिल्कुल। तो मुझको ऐसा लगता है कि यार उनका जो मोमेंट, जो भी उनका एक स्पेशल डे है ना, वो वाकई में स्पेशल डे होना चाहिए। जब वो उस विजुअल को देखें तो उनको लगे कि हाँ इसके पीछे इतनी मेहनत हुई थी। क्या बात है यार, क्या बात है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि प्री वेडिंग अभी तक आपने काफी मतलब शूट जो की है, उनमें से अभी तक का आपको सबसे जो यूनिक और सबसे आपका मन मतलब सबसे बेस्ट आपको जो लगा कि भाई हाँ ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, वो आपका कौन सा था? प्री वेडिंग तो हमने अभी तक काफ़ी प्री वेडिंग्स करी हैं, और सारी प्री वेडिंग्स जो हैं वो पूरी स्टोरी बोर्ड के ऊपर क्रिएट की हुई हैं। और बिना स्टोरी बोर्ड के मैं प्री वेडिंग करता ही नहीं हूँ। मतलब मैं तो, क्लाइंट बोलते हैं कि यार चलिए ना, चल के कर दीजिए जाके दूसरे दिन या तीसरे दिन कर दीजिए चल करके। तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया, दूसरे तीसरे दिन वाली बात नहीं है, इसमें कम से कम हफ्ते भर का टाइम चाहिए होगा उसके प्री प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि प्री वेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि वो शादी से पहले होती है और आपको अपना बेस्ट देना होता है। और अगर आपने ज़रा सा भी उसमें थोड़ा सा भी ढिलाई दिखाई तो आपके हाथ से ना एक बड़ा प्रोजेक्ट जा सकता है। इसलिए ना प्री वेडिंग को एक बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट होता है, और बिना प्लानिंग के हम लोग उसको करते ही नहीं हैं। प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, कहाँ पे शूट करना है, किस वेदर में शूट करना है, क्या स्टोरी टेलिंग होगी, क्लाइंट के साथ में उनकी स्टोरी पूछते हैं प्रॉपर। एक छोटी सी छोटी बारीकियाँ जो उनका लाइफ स्टाइल होता है ना, मैं हर एक चीज़ उनसे पूछता हूँ, उसके हिसाब से मैं उनकी स्टोरी क्रिएट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक प्री वेडिंग करी थी, जो हमारे क्लाइंट थे प्रतीक एंड रिद्धि। ये काफ़ी ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी, दिल्ली में हुई थी, और हम लोग इनको मसूरी ले गए थे प्री वेडिंग करने के लिए। अ, काम तो मैंने काफ़ी किया मतलब इधर, बट मेरे लिए ना ये जो प्रोजेक्ट था, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया था प्रतीक एंड रिद्धि के लिए, ये कहीं न कहीं मेरा अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये, मैं इसको ये कहूँगा। क्योंकि
मुझको ऐसा लगता है ना कि क्लाइंट अगर बहुत ज़्यादा अवेयर है आपकी फील्ड को लेकर के, तो उसके साथ जो काम करने का जो मज़ा है ना वो 2 गुना हो जाता है। और जो हमारे क्लाइंट थे प्रतीक जी, वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे मतलब इस फील्ड से लेकर के, तो वो अपने भी इनपुट्स काफ़ी रखते थे। तो उस टाइम पे ना मतलब जो उनके साथ जो कन्वर्सेशन होती थी प्लानिंग को लेकर के, या जो उनके थॉट्स थे जो उन्होंने मेरे से शेयर किए, वो सारे के सारे यूनिक थॉट्स थे सारे के सारे। तो मुझे को लगा कि यार हाँ, ये लेवल थोड़ा सा मैच कर रहा है, इनके साथ थोड़ा सा मज़ा आ रहा काम करने में। तो उसको हमने काफ़ी अच्छे चैलेंज के साथ लिया, और उस प्रोजेक्ट को हमने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन किया, और प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बनाया, कौन सा शॉट कब लेना है, किस टाइमिंग पे वो काम करना है, और काफ़ी मेहनत करी हम लोगों ने। और इस प्रोजेक्ट में ना ऊपर वाले ने हम लोग का साथ भी बहुत अच्छे से दिया। अच्छा। जो लास्ट डे था आई थिंक शूट का हम लोगों का, उस दिन बारिश हो गई थी, ओह! और जो उनका प्रपोजल का सीन हम लोगों ने शूट किया था, वो बारिश इवनिंग का टाइम था, वही 5 से 6 के बीच का, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो रहा था, नाइट हो रही थी, उस समय हम लोगों ने उसको शूट किया था। बारिश हो रही थी, उस बारिश में हम लोगों ने उस रोमांटिक सीन को शूट किया, उनके प्रपोजल के सीन को। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। हालांकि उसमें थोड़ा सा ब्लेंडर भी हो गया था, वो हम लोगों ने पोस्ट पे देखा था बाद में आकर के। अच्छा। हाँ, फिर हम लोगों ने टेबल वर्क स्ट्रांग रहते ही है, तो फिर हम लोगों ने उसको पोस्ट में उस चीज़ को हैंडल किया। तो ये वाह! प्रोजेक्ट मेरा काफ़ी अच्छा था। सबसे मतलब जो यूनिक भी रहा आपका हाँ, वीडियो यूनिक था। कह सकते हो इसको। इसमें हमने बहुत मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। अच्छा। इनकी वेडिंग भी बहुत बड़ी वेडिंग हुई थी, तो काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करी, अपना 100% देने की कोशिश की, और उनका रिएक्शन कैसा रहा? खुश थे। प्रतीक सिर्फ़ भाई, खुश थे? मुझे लगता नहीं एक्चुअली था। में प्रतीक भाई से जल्दी तारीफ़ निकलती नहीं है किसी के लिए। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा-सा अलग ज़ोन में रहते हैं। बट उन्होंने जब क्या कहते हैं, अगर वो आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं और आपको एप्रिशिएट कर दिया, तो समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी आपके अच्छा। साथ। और उस टाइम पे तो उतना नहीं लगा हम लोगों को, हालाँकि उन्होंने फीडबैक दिया था, अच्छा फीडबैक दिया था। बट जिस दिन उनकी वेडिंग थी वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे वो जब प्री वेडिंग डिस्प्ले हुई इतने बड़े पर्दे पे, सारे लोगों ने उसको एन्जॉय किया वहाँ पे। उसके बाद प्रतीक भाई काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने ना हमारा नाम लिया। उस दिन लगा कि यार वाक़ई में मतलब सफल हो गई मतलब चीज़ें, और एप्रिशिएट किया उन्होंने। काफ़ी अच्छा रहा, मतलब उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा काफ़ी हमारा। अच्छा रहा, हाँ। क्या बात है। अच्छा, और एक और सजेशन मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक कोई टॉप 3 आपके हिसाब से मिस्टेक जो कपल्स करते हैं, जो अपने मतलब अपने वीडियो को मतलब बेहतरीन करने के लिए वो चीज़ों को आपके सामने जो पुट अप करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यार ये जो कपल है ना, ये चीज़ें गलती कर रहे हैं, तो वो आपके टॉप 3 क्या है मिस्टेक्स हैं कपल के? देखिए इसमें सबसे पहले तो जो गलती होती है कपल्स की तरफ से वो ये होती है कि इवेंट वाले को फोटोग्राफर्स के साथ लूप में नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ओके। क्योंकि ना जितना अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब इवेंट वाले का और फोटोग्राफर्स के साथ में होगा ना, उतना अच्छा चीज़ मतलब आउटपुट निकल के आएगा आपके सामने। ओके। दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है अपने फोटोग्राफर्स के साथ में वेडिंग के लिए, आप उनके साथ अपना मूड बोर्ड ज़रूर शेयर करो। मतलब आप केवल सामने से ही चाहो कि फोटोग्राफर्स अपनी सारी चीज़ें बताता रहे और आप करते रहें, तो ये हमेशा वन साइडेड नहीं होता, ये टीम वर्क होता है। और आपको वेडिंग से पहले ना अपना जो भी टेस्ट है ना, वो प्रॉपर वे में क्या कहते हैं अपनी टीम के साथ में शेयर करना चाहिए, फोटोग्राफी टीम के साथ में। मेरा तो कहना ये है कि जितनी भी रिसर्च करनी है आपको अपनी वेडिंग फोटोग्राफर्स को ढूंढने के लिए, वो आप सारी उसको बुक करने से पहले सारी रिसर्च कर लो कि मैं अच्छा। किस कि ये आपके जोनर का बंदा है कि नहीं है, ये आपके टेस्ट का बंदा है कि नहीं। कई बार आपको उसका काम देख के समझ आ जाएगा कि यार ये मेरे टाइप का बंदा है कि तो नहीं आपके है, हिसाब से ये वो रिसर्च जो है हाँ। वो कैसे मतलब रहेगी, मतलब कैसे होगी ढूंढने के लिए कि लाइक परफेक्ट एक नहीं देखिए, फोटोग्राफर? हर एक बंदे का अपना एक टेस्ट होता है, हम्म। तो वो काम देख करके समझ में आ जाता है कि ये मेरे टाइप का काम है कि ये किसके टाइप का काम है। तो वो कई बार आप जब किसी भी
फोटोग्राफर्स की प्रोफाइल मंगवाते हो, देखते हो उसके फ़ोटोग्राफी जब आप देखते हो या उसका वीडियो का जो पैकेजिंग करने का जो तरीका है, आपको लगता है कि वो आपके वाइब के साथ में मैच कर रहा है, तो आप डेफिनेटली मतलब इतनी सारी रिसर्च करने के बाद उसको हायर करो। और अगर आपने एक बार हायर कर लिया तो फिर उसके ऊपर ना फुल्ली ट्रस्ट करो। कई बार होता है क्या है ना कि आदमी हायर तो कर लेता है फोटोग्राफर्स को, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। ट्रस्ट नहीं फिर उसको वो बाउंडेशन लगाता है, नहीं ये बिल्कुल, मेरे को नहीं चाहिए, या आपको नहीं पता है, आप ऐसे बिल्कुल सही करो बात है, वैसे करो, है ना। तो अगर आपने जितनी रिसर्च करनी पहले कर लो, लेकिन अगर आपने एक बार जब हायर कर लिया तो फिर उस बंदे के ऊपर ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा। हाँ, तो वो अपना 100% दे पाएगा आपको। तो ट्रस्ट आपको अपने फोटोग्राफर्स के ऊपर करना चाहिए। ट्रस्ट नहीं करते मतलब आजकल के हाँ, और इवेंट वाले के साथ में जो आपको बताया, प्रॉपर प्लानिंग में उसको इन्वॉल्व रखो। और रिसर्च करो आप हाँ कि क्या फोटोग्राफर का काम है पहले। हाँ तो भैया आपसे बात करके तो बहुत ही मज़ा आया। आपके एक्सपीरियंस जो आपने बताए हैं वो तो मतलब अनरिमार्केबल, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और आप खुद अपने में इतने बड़े उस्ताद हैं, तो एक उस्ताद के मतलब ज़ुबान से चीज़ें समझ में आई आज। काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी जो फिल्म मेकिंग जो करना चाहते हैं उनको काफ़ी हद तक आपने काफ़ी अच्छा ज्ञान दे दिया होगा। और लास्ट अपने हिसाब से अगर आपको कुछ बताना होगा, आप अपना सजेशन अगर देना चाहें जो वेडिंग फिल्म मेकिंग में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैमरे में देख के बोलिएगा आप। उनके लिए एडवाइस ये है कि जब भी किसी वेडिंग को आप लोग शूट करें ना, तो उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो पूरी दिल से होनी चाहिए। मतलब उसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह मत करो, उसको एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ में करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग भी वेडिंग को शूट करते हैं, उनको ना वीडियो एडिटिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार वो कुछ भी खींचते रहते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता उस सब चीज़ों का। क्योंकि जब वो एडिट टेबल पे आता है ना, तो वो सब हट जाता है मतलब। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उतने एफर्ट के साथ में ना वो लोग शॉट ले नहीं पाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी वो बेकार की चीज़ों में लगा चुके होते हैं। और जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही होती है तो फिर उसको सारी एनर्जी निकल चुकी होती है, वो उस तरीके से हो ही नहीं पाता है मतलब वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप लोग अपने आप को अपग्रेड करो, फ़िल्म मेकिंग के बेसिक रूल्स वगैरह पढ़ो, और एडिटिंग ज़रूर सीखो, ज़रूर सीखो, ज़रूर सीखो। केवल शूट करने से काम नहीं चलेगा, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा वीडियो शूट कर पाओगे, तभी आप कंटेंट की इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे। यहाँ पे भाई मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, जो जैसे जो अपने सिनेमेटोग्राफर जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ, तो उनका मतलब केवल एक रोनिन का गिम्बल ले लेना, फिर एक वाइड एंगल लेंस ले लेना, फिर एक क्लोज लेंस ले लेना, अपनी किट बना करके चल देना। और जब कंटेंट देखते हैं उनके कैमरे पे, तो ना तो कोई इमोशंस वाली चीज़ें कैप्चर होती हैं, मतलब बस उसको काम को बस ऐसी बस वो लोग कर देते हैं। तो यार आप एडिटिंग सीखो और कंटेंट की पावर को समझो वेडिंग के अंदर। आप कंटेंट को निकालना सीखो कि भाई वो चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी बंदे की वेडिंग के लिए। तो यही वाली बात है कि भाई आप मैं तो यही बोलूँगा कि सारे लोग जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बेसिक फ़िल्म मेकिंग हो गई और वीडियो एडिटिंग हो गई, ये ज़रूर आप सीखो, तब जा कर के आप वीडियो को शूट करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वेडिंग फिल्म से रिलेटेड। बाकी टीएमटी अनफिल्टर्ड में हम इसी मैजिक को दिखाते हैं जहां शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक टाइमलेस फिल्म होती है। अगली बार आप जब कोई भी सिनेमैटिक रील देखें तो समझ जाइएगा उसके पीछे भी एक इंसान है जो कि आपके सपनों को स्क्रिप्ट कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आपसे मैं इतना ही कहूँगा, रिकॉर्ड करो, फील करो और स्टे अनफिल्टर्ड।